नमस्कार। आज की कक्षा में हम श्रीकांत वर्मा की कविताओं पर बातचीत करेंगे। श्रीकांत वर्मा की 2 कविताओं पर बातचीत हम एक और कक्षा में कर चुके हैं। बूढ़ा पुल और माया दर्पण शीर्षक उनकी कविताओं को हम पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं। आप सब उन कविताओं से ठीक से परिचित हो चुके हैं। एक तरह से उन कविताओं को समझते हुए आपने श्रीकांत वर्मा के कवि स्वभाव को भी समझ लिया होगा। आपने देखा होगा कि श्रीकांत वर्मा किस प्रकार भाषा का वर्ताव करते हैं। श्रीकांत वर्मा किस तरह अपनी कविताओं में तमाम तरह के प्रसंगों का निवेश करते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि एक कवि एक ही समय में कविता नहीं लिखता है, और श्रीकांत वर्मा का जो कवि जीवन है वो लगभग 40 वर्षों में फैला हुआ जीवन है। यानी कि अपने कवि जीवन के आरंभ में जिस तरह की भाषा का वर्ताव उन्होंने अपनी कविता में किया, वह अपने मृत्यु के आसपास जो कविताएं उन्होंने लिखी, मगध की कविताएं, उनमें वैसी ही भाषा नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि 40 वर्षों में समाज भी बहुत कुछ बदल गया होगा, बदला भी। बहुत सारी चीजें, स्वाधीनता आई, स्वाधीनता के साथ सपने आए। कुछ सपने सार्थक हुए, कुछ सपने सिद्ध हुए, कुछ सपने सपने ही रह गए। कुछ सपनों को पता नहीं किस काल कोठरी में डाल दिया गया, वो फिर दिख ही नहीं पाए। लेकिन कवि देख लेते हैं। कवि होना ही इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप 7 पर्दों में भी छिपा कर रखिए, किसी काल कोठरी में छिपा कर रखिए, कवियों को समस्याएं दिख जाती हैं, कवियों को सत्य दिख जाता है। यह कारण नहीं है कि कभी किसी ने कहा होगा जहां न पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि। तो रवि के न पहुंच पाने और कवि के पहुंच पाने का जो यह तुकांत है, वह सिर्फ तुकांत नहीं है, ये यही है, संवेदना के भीतर प्रवेश कर जाना, दूसरे की संवेदना के भीतर प्रवेश कर जाना, दूसरे के हृदय में प्रवेश कर जाना, कायांतरण नहीं आत्मांतरण कर लेना, यही कवि का स्वभाव होता है। श्रीकांत जी की जिन 2 कविताओं को आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, समझा है, आपने उसमें यह देखा था। जो आज हम 2 कविताएं उनकी पढ़ेंगे, मगध के लोग और तीसरा रास्ता, इसमें आप श्रीकांत वर्मा का एक और रूप देखेंगे, एक तरह से विचारक का रूप देखेंगे। यानी कि इन कविताओं में श्रीकांत जी कवि भी हैं और दार्शनिक भी हैं। वैसे तो सामान्यतः कवि दार्शनिक होता ही है, लेकिन कई बार कुछ कविताओं में सिर्फ हृदय पक्ष दिखता है, कुछ में सिर्फ विवेक पक्ष दिखता है। लेकिन जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में कह चुका हूं कि कविता पढ़ने वाले को अपने दोनों पक्ष जागृत रखने होते हैं, विवेक और हृदय दोनों। भले ही हृदय की कविता हो, लेकिन पढ़ने वाले को यह देखना होता है कि क्या वह सिर्फ हृदय को आंदोलित कर रही है या मस्तिष्क को कहीं छू पाई। नहीं छू पाई तो फिर तो मामला ठीक नहीं है। तो श्रीकांत जी का यह जो संग्रह था मगध, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जिसके लिए वे समादृत हैं हिंदी कविता जगत में, ये कविताएं उसी संग्रह से ली गई हैं, मगध से। आप सब मगध से परिचित हैं, आप सब अशोक से परिचित हैं, आप सब उस पूरे इतिहास से परिचित हैं, आप इतिहास की उस यातना से परिचित हैं, और आप उस इतिहास के माध्यम से जो मनुष्यता का स्वप्न मिला, जो पाठ मिला, आप उससे भी परिचित हैं। लेकिन सैकड़ों साल बाद एक कवि जब इतिहास को खंगालता है, जब उसका उत्खनन करता है, तो उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि आप इतिहास को जानें। वो तो इतिहास के माध्यम से आप जान रहे हैं, इतिहासकारों ने उसे बहुत ठीक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि उसको क्यों उठा रहा है, यह
विचार आपके मन में रहना चाहिए। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम जो पहली कविता है मगध के लोग, उसको पढ़ते हैं। मगध के लोग मृतकों की हड्डियां चुन रहे हैं, कौन सी अशोक की हैं और चंद्रगुप्त की, नहीं नहीं ये बिंबिसार की नहीं हो सकती, अजात शत्रु की हैं, कहते हैं मगध के लोग और आंसू बहाते हैं। स्वाभाविक है, जिसने किसी को जीवित देखा हो वही उसे मृत देखता है, जिसने जीवित नहीं देखा मृत क्या देखेगा। कल की बात है, मगधवासियों ने अशोक को देखा था, कलिंग को जाते कलिंग से आते, चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर, आंसू बहाते बिंबिसार को, अजात शत्रु को भुजा थपथपाते। मगध के लोगों ने देखा था और वे भूल नहीं पाए हैं कि उन्होंने उन्हें देखा था, जो अब ढूंढने पर दिखाई नहीं पड़ते। प्रथम दृष्टि में यह कविता आपको इतिहास का स्मरण कराती है। आपको लगता है इतिहास के कुछ नाम आपके सामने हैं, अशोक हैं, चंद्रगुप्त हैं, अजातशत्रु हैं, बिंबिसार हैं। आप इन नामों से परिचित हैं क्योंकि आप भारत के इतिहास से परिचित हैं, आप जानते हैं। दूसरे पाठ में जब आप जाते हैं तो ये नाम नहीं रह जाते आपके लिए, ये सिर्फ नाम नहीं रह जाते। यह कविता आपकी संवेदना के दरवाजे खोलती है, आपका हृदय पट खोल देती है। तीसरे पाठ में यह कविता आपके मस्तिष्क का पट खोलती है। एक बार में नहीं होता। जो लोग एक ही बार में कविता समझ लेने के लिए उद्धत होते हैं, कविता उनकी समझ में नहीं आती। कविता के पास प्रेम से जाना चाहिए। माँ जैसे अपने शिशु के पास जाती है, जैसे शिशु अपनी माँ के पास जाता है, उस तरह का उत्कट लगाव पाठक और कविता के बीच होना चाहिए। तब कविता आपसे खुलती है, तब आपके करीब आती है कविता। अगर ये उत्कट लगाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कविता इधर उधर से आपके पास आएगी और चली जाएगी। तो कम से कम 3 पाठ तो बहुत जरूरी हैं कविता के, मिनिमम 3 पाठ। और ये 3 पाठ पूरी संलग्नता से किए जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि उठाया और कविता पढ़ दिया। कवि जब 8वें दशक में, 9वें दशक में यह कविता लिख रहा है, 9वां दशक से मेरा आशय है कि 85 से पहले जब कवि इस कविता को लिख रहा है तो वो क्या देख रहा है? विचार करिए। श्रीकांत जी उस समय राजनीति में थे। श्रीकांत जी उस समय की सत्ताधारी पार्टी में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन कवि भी थे। इसलिए वो इतिहास से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सत्ता क्या अंततः मनुष्यता की रक्षा कर पाई, और जब सत्ताएं बीत जाती हैं तो लोगों को क्या हासिल होता है, और जब सत्ताएं बीत जाती हैं तो लोग किन पक्षों को देखते हैं, किन पक्षों का आकलन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये देखिए, मगध में लोग मृतकों की हड्डियां चुन रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में बहुत भयानक है। आप कल्पना कीजिए एक दृश्य का कि जिसमें लाखों लोग हड्डियां चुन रहे हों। यह दृश्य क्या भरता है आपके मन में? एक आजाद देश में, एक स्वाधीन देश में, एक ऐसे राष्ट्र में जिसके प्रति आपका प्रेम है, आपकी अगाध आस्था है, जिसके स्वाधीनता के लिए आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, उस देश की कल्पना करिए और उन लाखों करोड़ों लोगों की कल्पना करिए जो हड्डियां चुन रहे हैं, और फिर विचार करिए। मनुष्य हड्डियां चुनने के लिए नहीं है।
मनुष्य हड्डियां चुनने के लिए नहीं है। मनुष्य मनुष्यता का सृजन करने के लिए है। मनुष्य एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उन संवेदनाओं को बढ़ाने के लिए है, भेजने के लिए है, जिससे मनुष्य संस्कृति और सुंदर हो सके और शक्तिशाली हो सके, न कि सत्ता के उन तंत्रों को शक्तिशाली करने के लिए है जिनसे बार बार मनुष्य कमजोर होता है। हड्डियां कौन चुनता है? निराश लोग चुनते हैं, थके लोग चुनते हैं, विकल्पहीन लोग चुनते हैं। यह कविता विकल्पहीन समय को हमारे सामने रखती है। जब यह कविता लिखी जा रही थी, या किसी भी विकल्पहीन समय में आप इस कविता को पढ़ सकते हैं और आपकी चेतना को जगाने की कोशिश करती है। और यह भी कैसा होता है कि मगध के लोग हड्डियां चुन रहे हैं और सोच रहे हैं कौन सी अशोक की हैं, चंद्रगुप्त की, बिंबिसार की, अजातशत्रु की, किसी की हों। हड्डियां नहीं महत्वपूर्ण होती हैं, कर्म महत्वपूर्ण होती हैं। किसका काम क्या था, किसने समाज के लिए क्या किया, अपने राष्ट्र के लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। कहते हैं मगध के लोग और आंसू बहाते हैं। स्वाभाविक है, जिसने किसी को जीवित देखा हो वही उसे मृत देखता है, जिसने जीवित नहीं देखा मृत क्या देखेगा। एक दृश्य है, एक तरह से दार्शनिक उक्ति है दृश्य के बाद, कि जीवन और मृत्यु के बीच जो बचे हुए लोग रहते हैं उनकी नियति क्या होती है। बड़ा दुखद होता है उनका ही मामला। युद्ध हो जाते हैं, दो देशों के बीच युद्ध हो जाते हैं, दोनों तरफ लोग मर जाते हैं, दोनों तरफ लोग हड्डियां चुनते रहते हैं। यानी कि विनाश, युद्ध, शक्ति का कोई भी विमर्श अंततः आपके हिस्से में हड्डियां छोड़ता है। आपके हिस्से में वो साबुत मनुष्य नहीं छोड़ता, आपके हिस्से में वो मुकम्मल मनुष्य नहीं छोड़ता, हड्डियां छोड़ता है। हम मनुष्य हैं, हम गिद्ध नहीं हैं। यह कविता गिद्ध होने और मनुष्य होने के अंतर का जो बोध है उसको हमारे भीतर भरती है। वह विवेक पैदा करती है कि मनुष्य प्रथमतः भी मनुष्य है और अंततः भी मनुष्य है। यदि वह गिद्ध हो गया है तो यह आलोच्य है, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। नहीं तो बचे हुए लोगों के हिस्से में हड्डियां होती हैं जिनका मनुष्य के लिए कोई मोल नहीं है। कल की बात है, मगधवासियों ने अशोक को देखा था, कलिंग को जाते कलिंग से आते। गौर कीजिए, कल की बात है, मगधवासियों ने अशोक को देखा था, कलिंग जाते और कलिंग से आते। बहुत सादा सी पंक्तियां हैं ये, कि गए और आए, लेकिन ये इतनी सादा पंक्तियां नहीं हैं। जिस शक्ति के अहंकार में अशोक गया था कलिंग, वह वहीं विसर्जित हो गया। उसे युद्ध के मैदान में वह शक्ति विसर्जित हो गई। वह वहां से जब लौटा तो बौद्ध हो गया। उसके भीतर मनुष्यता जो है वो हराने लगी। यानी कि एक युद्ध ने अशोक को राजा से मनुष्य बना दिया। बड़ी बात है। राजा कोई भी हो सकता है, मनुष्य हर कोई नहीं हो पाता। वह करुणा जो अशोक के भीतर पैदा हुई वह असामान्य है, असाधारण है। और हमारी स्मृति में जो अशोक है वह कलिंग का विजेता अशोक नहीं है। हमारी स्मृति में वह अशोक है जिसने कलिंग में हुए नरसंहार पर शोक व्यक्त किया, उससे दुखी हुआ, इस कदर दुखी हुआ कि उसने एक तरह से कहें कि राजपाट से ही उसका मोहभंग होने लगा, शक्ति से मोहभंग होने लगा।
स्मृति का एक सिरा यहाँ पर है। क्या यह कविता अपने समय के लोगों को याद दिलाने की कोशिश नहीं करती है जिस समय यह कविता लिखी गई होगी कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती, कोई भी अहंकार आपको किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वो आपको अधर में लटका देता है, डुबो देता है आपको। चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर जाते आंसू बहाते, बिंबिसार को, अजातशत्रु को भुजा थपथपाते कहां गए ये सारे शक्तिशाली लोग? ये इतिहास के वे लोग हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं कि बड़े शक्तिशाली लोग थे, लेकिन ये कहीं नहीं है, इतिहास के पन्नों में नाम बनकर रह गए हैं। व्यक्ति यदि मनुष्यता से भरा हो तो सिर्फ नाम नहीं रह जाता, वह विचार बन जाता है। जिस तरह अशोक एक विचार बना, जिस तरह महात्मा बुद्ध एक विचार बने, जिस तरह महात्मा गांधी एक विचार बने, उस तरह विचार बन जाता है। लेकिन यदि यह बात न आए तो वह सिर्फ इतिहास में एक नाम बनकर रह जाता है। यह कविता सचेत करती है कि आप विचार बनकर बचना चाहते हैं या नाम बनकर बचना चाहते हैं। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि यह कविता यह प्रेरणा देती है कि आपकी कोई भी स्मृति अंततः एक मनुष्य के रूप में स्मृति होनी चाहिए, मनुष्यता की स्मृति होनी चाहिए। मगध के लोगों ने देखा था पर वे भूल नहीं पाए हैं कि उन्होंने उन्हें देखा था। इसलिए नहीं भूल पाए हैं कि ये वे लोग थे जिनके भीतर मनुष्यता आ गई थी। ये वे लोग हैं जिन्होंने पहले सत्ता का अहंकार स्वीकार किया, फिर उसका विसर्जन किया, फिर ये मनुष्य हुए, अधिक मनुष्य हुए। इसलिए स्मृति में दर्ज हैं क्योंकि उन्होंने आम लोगों के बारे में सोचा, आम लोगों की तरह सोचा, जो अब ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि अब कोई बदला हुआ अशोक नहीं है, अब कोई अजातशत्रु नहीं है, अब कोई बिंबिसार नहीं है। अब जो हैं वे सिर्फ शासक हैं, सत्ता के मद में डूबे हुए लोग हैं। श्रीकांत वर्मा जब यह कविता लिख रहे थे, याद रखिए वो सत्ता का हिस्सा थे, फिर भी आलोचना कर रहे थे। सत्ता विमर्श के समानांतर मनुष्यता का विमर्श खड़ा कर रहे थे। इसी अर्थ में उनका कवि होना उनके किसी भी अन्य रूप के होने से बड़ा होना है, और इसीलिए वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा हैं। अगर सिर्फ कुछ और होते तो शायद आज हम श्रीकांत वर्मा पर बात नहीं कर रहे होते। जो अगली कविता है, तीसरा रास्ता कविता है श्रीकांत वर्मा की ही। यह भी मगध से जुड़ी कविता है। मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे, जो थे वे मदिरा, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम मगध का शासक कह सकें। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कोसल में, यही विदर्भ में कि शासक नहीं रहे, जो थे उन्हें मदिरा, प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सकें। तो हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हम करें क्या? कानून को तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें। मित्रों, दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। किसी भी कालखंड में जो लोग सत्ता में हैं उन्हें इन पंक्तियों पर विचार करना चाहिए। दुराचरण करें, सदाचार की चर्चा चलाए रखें, असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिएं, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में प्राण तो सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कोसल या विदर्भ होकर नहीं जाता। बहुत मार्मिक,
बहुत अर्थपूर्ण कविता है यह।